गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि तकनीकी मिस्टेक के कारण क्लास थोड़ी सी आपकी विलंब से हो पाई है। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचें। क्लास आप लोगों की हमेशा होनी होती है। ठीक है। चलिए अब एक बार कमेंट्स कर दो, ऑडियो और वीडियो के लिए कमेंट्स कर दो फटाफट से, ताकि अपन क्लास को प्रारंभ कर दें। तो टॉपिक अपना जो चल रहा था, इकोलॉजी चल रहा था। इकोलॉजी का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इकोलॉजी के दूसरे पार्ट पर हम बात करेंगे। इस एक पार्ट में कल जो है अपन ने काफी सारी बातें अपन ने कर ली थी। एक बेस स्ट्रक्चर जो है वो अपन ने यहाँ पर देख लिया था कल, और अब डिटेल करेंगे। ठीक है। अब डिटेल करेंगे अपन। जो कल अपन ने लिखा था कि जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के जैविक घटक हैं, और उन जैविक घटकों का हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहां पर उनकी हम डिटेल करने वाले हैं। ठीक है। डिटेल को हम देखेंगे। चलो मैं आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं पहले। ऑडियो वीडियो सही है? ओके, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। भावेश कह रहा है सर क्लास का टाइम यही बराबर लाइव क्लास में ही नोट बना रहे। हाँ, अरे बिल्कुल यही रहेगा जो आपका टाइमिंग है, बिल्कुल लाइव का टाइमिंग ये का ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसमें। चलो शेयर कर दो एक बार। आज विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि पता नहीं आज सर क्लास करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, शुभ सवेरा भाई सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। सेशन को प्रारंभ कर देते हैं। तो कल अपन ने जो बात की थी मित्रों, वो अपन ने बात की थी जैविक घटक, और मैंने लास्ट में कहा था कि हम जैविक घटकों के विषय में जो है वो हम क्या करने वाले हैं, डिटेल भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आज जैविक घटक। हेडिंग लगाइए दोस्तों, जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर। आज की क्लास में इन जैविक घटकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए जैविक घटक एक तो था उत्पादक। उत्पादक, अब उत्पादक के बारे में लिखो, प्रोड्यूसर के बारे में लिखो कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है। पहली लाइन लिखेंगे, सभी हरे पादप, सभी हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स। उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर, उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर। ठीक है। सभी हरे पादप जो कि, सभी हरे पादप जो कि प्रकाश की उपस्थिति में, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि सभी हरे पादप जो है वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि सभी हरे पादप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, इनको उत्पादक कहते हैं। ठीक है। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था प्रोफेसर ई.जे. कॉरमोंडी। क्या नाम था? प्रोफेसर ई.जे. कॉरमोंडी। ई.जे. कॉरमोंडी साहब ने कहा कि पादप जो है ये क्या होते हैं, ये कन्वर्टर होते हैं, बोले तो ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो इनको ट्रांसड्यूसर कहा। अगली बात लिखेंगे, प्रोफेसर ई.जे. कॉरमोंडी ने, प्रोफेसर ई.जे. कॉरमोंडी, प्रोफेसर ई.जे. कॉरमोंडी ने पादपों को या उत्पादकों को, पादपों, प्लांट्स या उत्पादकों, बोले तो प्रोड्यूसर को, पादपों या उत्पादकों को क्या कहा? ट्रांसड्यूसर कहा दोस्तों, कन्वर्टर कहा। पादपों या उत्पादकों को कन्वर्टर,
कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर कहा, ट्रांसड्यूसर कहा। ठीक है, फिर से सुनिए बात को। प्रोफेसर ईजे कोरमंडी ने पौधों को ट्रांसड्यूसर कहा, कन्वर्टर कहा। क्यों कहा? क्योंकि पौधे क्या करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। पौधे क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इनको कन्वर्टर कहा गया। इसलिए इनको क्या कहा गया, उत्पादक कहा गया। क्या कहा गया इनको, कन्वर्टर या उत्पादक इनको कहा गया। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए आगे लिखेंगे, इसमें उत्पादकों के लिए अगली बात लिखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी परितंत्र में उत्पादकों का होना, किसी परितंत्र में उत्पादकों का होना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। किसी परितंत्र में उत्पादकों का होना क्या है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि बिना उत्पादक या पौधों के, क्योंकि बिना उत्पादक या पौधों के परितंत्र की कल्पना भी संभव नहीं है, परितंत्र की कल्पना भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। बात समझ में आई? हम कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वही परितंत्र माना जाएगा जिसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, जिसके अंदर पौधे उपस्थित होंगे, प्लांट्स उपस्थित होंगे, बोले तो प्रोड्यूसर जिसके अंदर होंगे, वही परितंत्र या इकोसिस्टम माना जाएगा। अगर किसी क्षेत्र विशेष में वहां पे प्लांट्स बोले तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर नहीं है, तो हम उसे इकोसिस्टम की संज्ञा नहीं दे सकते। क्लियर? ओके, अगली बात लिखेंगे, अगली बात लिखेंगे। देखिए, ये किस प्रकार से ऊर्जा को, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण इनको ट्रांसड्यूसर कहा गया। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये पत्ती है, लीफ, ये है सन, सूर्य से आ रही है प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पत्ती के अंदर, इस पत्ती के अंदर क्या है, यहाँ पर पर्णहरित है, पर्णहरित क्लोरोफिल है, और इस पर्णहरित के अंदर है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। और हरित लवक के अंदर दो संरचनाएं हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना वाली संरचना होती है, इस ग्रेना वाली संरचना में पौधे क्या करते हैं, पीएस फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और पीएस बोले तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या प्रोड्यूस करते हैं, भोजन प्रोड्यूस करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। मैंने कहा सूर्य से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करके पौधे जो होते हैं, पौधों की पत्तियों का रंग होता है हरा, वो होता है पर्णहरित के कारण। और इस पर्णहरित के अंदर एक लवक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक के अंदर जो है इस तरह से संरचना होती है। देखो, हरित लवक की संरचना इस तरह से होती है, इसके अंदर कुछ इस तरह से कॉइन जैसे, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखा हो। ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग तो कहलाते हैं ग्रेना, ग्रेना वाले भाग। और ये बाकी का जो ये वाला भाग है मैट्रिक्स टाइप, ये वाला भाग कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेना वाला भाग है, हरित लवक का जो ग्रेना वाला भाग है, इस ग्रेना वाले भाग में पीएस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं पौधे, भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। चूंकि पौधों में भोजन बन रहा है और भोजन कहां बन रहा है, ग्रेना में, और ग्रेना में भोजन बनने के कारण इस ग्रेना को पौधों का क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। पौधों का क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न में से किसे, प्रश्न पूछा हुआ है निम्न में से किसे पौधों का रसोई घर कहते हैं या रसोई घर की संज्ञा दी गई है। निम्न में से किसे पौधों के रसोई घर की संज्ञा दी गई है, ऐसे करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो जवाब हो जाएगा ग्रेना। नोट करो फटाफट। नोट कर लो भाई, हो गया।
चलिए, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हमने उत्पादकों के बारे में बात कर ली है। इनके बारे में, उत्पादकों के बारे में हमने बात कर ली। एक बात और आप चाहो तो उत्पादक प्रकृति में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो लिख सकते हो एक बात और, ये प्रकृति में सर्वाधिक संख्या में, ये प्रकृति में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन? प्रोड्यूसर, बोले तो उत्पादक। हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहां से देखो, ये प्रकाश ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है ये प्रकाश ऊर्जा है। और प्रकाश ऊर्जा को पौधे देखो किसमें परिवर्तित कर रहे हैं? भोजन में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। भोजन में क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। तो पौधों ने प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दिया? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। और जो बदलेगा वो कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। इसलिए प्रोफेसर ईजे कोरमोंडी ने पौधों को क्या कहा? ट्रांसड्यूसर कहा। प्रश्न पूछेगा किसने पौधों को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहा? प्रोफेसर ईजे कोरमोंडी ने। चलिए नेक्स्ट, अगली बात करते हैं नंबर 2। दूसरा जो बिंदु है दोस्तों अपना, वो है उपभोक्ता। जैविक घटकों में एक अपन ने बात की, जैविक घटकों में एक हमने किसकी बात की? हमने उत्पादक की बात की। और अब हम जो बात करें वो किसकी कर रहे हैं? वो उपभोक्ता की हम बात कर रहे हैं। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। स्काई फॉल्स, स्टोमा का क्या काम है? मैंने अभी जस्ट तो बताया कि स्टोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, देखो ये मैंने आपको बताया कि हरित लवक की संरचना है। अब हरित लवक की संरचना को हमने इस तरह से बनाया, ये हरित लवक की संरचना है। हरित लवक में ये जो इस तरह से कॉइन वाले भाग होते हैं, थाइलेकोइड जो भाग होते हैं, इनको हमने कहा कि ये ग्रेना है। क्या है ये वाले भाग ग्रेना है। और बाकी भाग जो है ये वाला, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा। तो पौधों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रियाएं, प्रकाशिक अभिक्रियाएं, प्रकाशिक अभिक्रियाएं यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, वो प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया सारी कहां होती हैं? ग्रेना में होती हैं। कहां होती हैं? ग्रेना में होती हैं। ठीक है, वो ग्रेना में होती हैं। ओके, दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहां होती हैं? ये होती है स्ट्रोमा में। तो प्रकाशिक अभिक्रियाओं में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश काम आता है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश काम आता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी तो कहां होगी? ग्रेना के अंदर होगी। ठीक है, चलिए ओके, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं। और सेकंड जो अपना बिंदु है दोस्तों, ये सेकंड बिंदु अपना क्या है? उत्पादक के बाद में दूसरा बायोटिक फैक्टर, दूसरा जैविक घटक, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता की बात करते हैं, बोले तो कंज्यूमर, कंज्यूमर की बात करते हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंज्यूमर की बात करते हैं। देखिए कंज्यूमर होते कौन है? कंज्यूमर ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। लेकिन अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाए और खुद के भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। तो परिभाषा में लिखेंगे सबसे पहले कि ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, स्वयं निर्मित नहीं करते, जबकि अपने भोजन के लिए स्वयं निर्मित नहीं करते, जबकि अपने भोजन के लिए, जबकि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करेगा, ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, ओके, तो कंज्यूमर अपना भोजन खुद निर्मित नहीं करेगा। अब ये जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो अपना भोजन किसी ना किसी दूसरे से प्राप्त करेंगे। तो भोजन प्राप्त करने के आधार पर, किस आधार पर? भोजन प्राप्त करने के आधार पर दोस्तों कंज्यूमर होते हैं तीन प्रकार के, इनका डिवाइड कर दिया गया। तो भोजन प्राप्ति के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रकार, उपभोक्ताओं के प्रकार, उपभोक्ताओं के प्रकार। और उपभोक्ताओं के प्रकार की बात करें तो भोजन प्राप्ति के आधार पर उपभोक्ता तीन प्रकार के, एक हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और एक होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। क्या होते हैं? इंग्लिश में लिख दूंगा अभी, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता को हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीयक उपभोक्ता को कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे? टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, अब इनके एक एक के बारे में हम बात करते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक क्या है, और तृतीयक उपभोक्ता किन्हें कहेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो ताकि आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, अब आप हेडिंग लगाएं सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी? प्राइमरी कंज्यूमर की बात करेंगे। तो पहला लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर की हम बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर, केवल पेड़ पौधों पर ध्यान रखना, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो केवल अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करेगा वो शाकाहारी होगा या मांसाहारी? तो शाकाहारी होगा, तो लिखो ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। एग्जाम्पल देखो कौन कौन है। तो एग्जाम्पल में हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये सभी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? केवल और केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खी क्या है? तो ध्यान रखना मधुमक्खी भी प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी भी पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए ये पूछा हुआ है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? और ये ऑप्शन में नहीं थे, ये ऑप्शन में था, तो मधुमक्खी हो जाएगा। जलीय तंत्र की बात करें तो मोलस्का और प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य,
मोलस्का, मोलस्का जिसमें सीपी वगैरह होती है ना, झींगा वगैरह, मोलस्का है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, मोलस्का व प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य, वर्ग के जीव लिख दो। ठीक है, ये जलीय तंत्र के हैं, ये किसके हैं? जलीय तंत्र के, और वो बाकी स्थलीय तंत्र के थे। ये सारे स्थल के हैं, ये दोनों जल में रहने वाले जलीय तंत्र के हो गए। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपको पता चल गया कि कौन कौन प्राथमिक उपभोक्ताओं में शामिल है, कौन कौन प्राथमिक उपभोक्ताओं में शामिल है, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, हो गया इतना, आगे चलते हैं। हाँ, खरगोश भी ले सकते हो, बिल्कुल। चलो लिख देता हूं यहां खरगोश, खरगोश, गिलहरी मत लिख देना, लेकिन गिलहरी मत लिख देना, खरगोश है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्राथमिक के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता की। किसकी बात करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं साथियों। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? देखो, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जो अपना भोजन जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, यानी जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यही लिखेंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं जंतु, पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं, दोनों पर निर्भर रहते हैं, दोनों पर निर्भर रहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने के कारण, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने के कारण क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। तो पेड़ पौधों से भोजन के कारण क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। और दोस्तों, जीव जंतुओं से भोजन भी कर रहे हैं, जीव जंतुओं से भोजन, जीव जंतुओं से भोजन, और जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण मांसाहारी क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। तो जो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, इसका मतलब एक शब्द में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर्वाहारी। क्या कह सकते हैं? सर्वाहारी कह सकते हैं, सर्वाहारी कह सकते हैं। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता जो है दोस्तों, ये सर्वाहारी हैं। अविना कह रही है कि लिंडेमान नियम के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी। रुको बेटा, आगे मत जाओ, पूरा बताऊंगा। टॉपिक रहेगा अपना परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इस नाम से, परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के नाम से अपना टॉपिक रहेगा। और उस टॉपिक के अंदर जो है वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम बताऊंगा, फिर उसमें पारिस्थितिकी पिरामिड कैसे बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। 90% ऊर्जा फिर कहां चली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्थानों के पिरामिड किस किस तरीके से बनते हैं, ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं, ये सब बातों में हम बात करेंगे। राकेश रोग पूछ रहा है सर पादप भी मांसाहारी या कीटाहारी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। एक पादप है, एक पादप है जिसका नाम है घट्टपर्णी पादप, घट्टपर्णी पादप है। और ये जो घट्टपर्णी पादप है, ये घट्टपर्णी पादप कीटाहारी होता है। क्या होता है? कीटाहारी होता है। देखो यहां बता देता हूं, यूफोर्बिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इस तरह से एक पौधा होता है,
जिसमें उस पौधे की संरचना जो है वो घट यानी उसकी पत्तियों की जो संरचना है वो इस तरह से घड़े की जैसी होती है, फिर उसके ऊपर इस तरह से ये लीफ होती है। तो जैसे ही कोई कीट यहाँ पर आके बैठता है तो ये पत्ती इसको ढक लेती है और कीट कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। ये यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया प्लांट है। और ये यूफोर्बिया प्लांट क्या आता है, कीटाहारी पादप है, कीटाहारी पादप। इसे घटपर्णी पादप भी कहते हैं, घटपर्णी पादप भी कहते हैं, क्योंकि मटके की जैसी संरचना और ऊपर पर्णी यानी पत्ती है, इसलिए इसको घटपर्णी पादप भी कहते हैं। बात क्लियर? जिसने पूछा था वो बताया कि बात क्लियर है क्या राकेश रॉक? चलिए अब हम जो बात कर रहे थे वो द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहे थे। तो ये क्या होते हैं, सर्वहारी होते हैं। अब हम जब एग्जाम्पल्स की यहां पर बात करेंगे, जब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, उदाहरणों की बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो कौवा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लिखो। मनुष्य, देखो एग्जाम्पल, मनुष्य भी क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है क्योंकि सर्वहारी है। मनुष्य, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। हो गया, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के उपभोक्ता जो है दोस्तों वो है टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो देखिए ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं। लिखो, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं, केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। कैसे होते हैं, केवल जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं तो कहलाएंगे मांसाहारी। तो लिखो, केवल जंतुओं से भोजन, केवल जंतुओं से भोजन, केवल जंतुओं से भोजन, और केवल जंतुओं से भोजन लिया इसलिए क्या कहलाएंगे, मांसाहारी। क्या कहलाएंगे दोस्तों, मांसाहारी कहलाएंगे। केवल जंतुओं से भोजन लिया इसलिए क्या कहलाए, मांसाहारी कहलाए। क्लियर? ओके, ये तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, उसमें टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं, लेकिन मैं यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वहां जब अपन खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो मैं वहां एकदम बढ़िया तरीके से आपको ये बताऊंगा। एग्जाम्पल लिख लो इनके, एग्जाम्पल लिख लो, शेर, बाघ, गिद्ध, जो आजकल विलुप्त हो गए। एक दवा आती है जो दर्द निवारक दवा है, डाइक्लोफेनिक सोडियम, कहते हैं कि इसका ज्यादा उपयोग किया गया, इस कारण से जीव जंतुओं को गिद्ध खाके और विलुप्त हो गए। ठीक है, पक्षी भी होते हैं कुछ, बाज हो गया, पक्षी हो गए, बाज, कुछ पक्षी भी होते हैं, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर पूरा नहीं लिखेंगे, पक्षी शब्द नहीं लिखेंगे, फिर वो पूरा समुदाय आ जाएगा उसमें। तो शेर, बाघ, गिद्ध, बाज, ये सब क्या है, ये मांसाहारी जीव है, और केवल मांसाहारी जीव है इसलिए ये किस में शामिल है, टर्सरी कंज्यूमर में शामिल है, तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है। चाहो तो आप लिख सकते हो, हालांकि मैं आगे भी लिखूंगा, लेकिन यहां भी आप चाहो तो लिख सकते हो। लिखो, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में, आगे फूड चेन की बात करेंगे उसमें, खाद्य श्रृंखला में टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर
या हिंदी में शीर्षस्थ उपभोक्ता, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहलाते हैं या शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं, सबसे टॉप रैंक वाले जो हैं वो कंज्यूमर होते हैं ये, ठीक है, टॉप वाले कंज्यूमर होते हैं। सर जी मोर किस में आता है? देखो मोर किस में आता है, तो देखा जाए तो मोर आएगा आपका किसमें, द्वितीयक उपभोक्ता में। किसमें आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। वो कीटाहारी भी है, कीटों को भी खा जाता है और वो अनाज वगैरह भी खा रहा है, तो पेड़ पौधों से भोजन ले रहा है, ठीक है, और जंतु से भी ले रहा है, तो उसके अंदर आएगा पेवोक्रिस्टस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवोक्रिस्टस और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। साथ में राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा मोर आपको सरिस्का अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं और एक जिला है जिसका शुभंकर मोर है, जहां तक मुझे ज्ञात है शायद वो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। हाँ तो सर्वाहारी हो गए ना, जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो सर्वाहारी तो होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भीलवाड़ा सही बताया मतलब मैंने, है ना, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपन तीसरे घटक की ओर। देखो हम कह रहे थे कि जो जैविक घटक है उन जैविक घटकों में एक तो अपन ने बात कर ली थी उत्पादक की, एक अपन बात कर रहे हैं अभी उपभोक्ता की, और तीसरा जो जैविक घटक था उस तीसरे जैविक घटक का नाम क्या है? तीसरे जैविक घटक का नाम है दोस्तों अपघटक। क्या है? अपघटक है, ठीक है, अपघटक। ओके हाँ सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, मोर आते ही भीलवाड़ा भीलवाड़ा करने लगे। चलो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ममता, कुछ करना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे घटक की बात करते हैं जो है अपघटक। अपघटक बोले तो डीकंपोजर, डीकंपोजर, अपघटक की बात करते हैं, डीकंपोजर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों डीकंपोजर क्या होते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा पूरा परितंत्र जो है इसमें तीन प्रकार के घटक हैं, तीन प्रकार के जैविक घटक हैं, बायोटिक घटक हैं। एक उत्पादक जिसकी हमने बात कर ली, एक उपभोक्ता जिसकी हमने बात कर ली, जो तीन प्रकार के होते हैं, और एक होता है दोस्तों कौन? अपघटक। ये अपघटक क्या होते हैं? देखिए ये जो डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोजर ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो परितंत्र में जो मृत जीव जंतु हैं या मृत पदार्थ हैं, उन मृत जीवों के शरीर को सड़ा गलाकर उनके शरीर में उपस्थित जो तत्व हैं उनको पुनः परितंत्र में मुक्त कर देते हैं। जैसे कोई जीव मर गया, कुछ दिनों बाद में देखेंगे वो वहां पे कम मात्रा में बचता है, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो वहां पे बिल्कुल ही नहीं मिलता है। कौन ले गया? अरे भाई कोई नहीं लेके गया, डिकम्पोजर आए, सूक्ष्म जीव आए, जीवाणु कवक आदि आए, उसके शरीर का डिकम्पोजिशन उन्होंने कर दिया, उसके शरीर में जो भी तत्व थे उनको वापस से परितंत्र में मिला दिया। ये नहीं होते ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। कैसे? बताता हूं, देखिए। तो पहले तो लिखो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जो मृत जीवों के शरीर का, जो मृत जीवों के शरीर का अपघटन कर, अपघटन डिकम्पोजिशन, अपघटन कर उन्हें पुनः परितंत्र में, उन्हें पुनः परितंत्र में मिला देते हैं, पुनः परितंत्र में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। डिकम्पोज कर रहे हैं मतलब ये हो गया, ठीक है, डिकम्पोज कर रहे हैं उसका मतलब ये हो गया कि जो भी मृत पदार्थ आ रहे हैं उन सबको रिमूव करने का काम कौन कर रहे हैं? अपघटक कर रहे हैं। और चूंकि अपघटक मृत पदार्थों का रिमूव करें मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किसे परितंत्र का क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है। तो परितंत्र के सफाई कर्मी जो है वो कौन है? अपघटक कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो लिखो इन्हें, क्योंकि ये मृत जीवों को साफ कर देते हैं, मृत जीवों का अपघटन करके उन्हें वापस से परितंत्र में मिला देते हैं, इसलिए इनको सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है। तो बम कह रहा है सर आप कोर्स तो पूरा कराओगे ना, हम आप पर ही डिपेंड है यार भाई,
एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं। एक भी दिन क्लास मिस नहीं की, एक दिन एक क्लास मिस की थी, उसके बदले में दूसरे दिन 2 घंटे क्लास ली थी। ठीक है, लिखो इन्हें परितंत्र का सफाई कर्मी, इन्हें परितंत्र का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये परितंत्र के नगर पालिका वाले हैं भैया, ध्यान रखना। परितंत्र का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? परितंत्र का सफाई कर्मी भी इसको कहा जाता है। किनको? अपघटकों को। हाँ ओके भाई शुभम, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निम्न में से किसे परितंत्र का सफाई कर्मी कहते हैं? होते कौन है ये? तो लिखो एग्जाम्पल, सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक ये दोनों किस रूप में काम करते हैं? अपघटक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर ये अपघटक नहीं होते तो एक समस्या हो जाती, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। या मैं यूं कह दूं कि हमारे परितंत्र में कुछ जो साइकिल चलते हैं, जो जैव भू रासायनिक चक्कर चलते हैं, वो इनके कारण ही चलते हैं। या मैं यूं कह दूं कि परितंत्र में खनिज पदार्थों का चक्रण इन्हीं के कारण संभव है। पहले मैं लिख रहा हूं फिर मैं आगे समझा रहा हूं। लिखो, इन्हीं के कारण परितंत्र में, इन्हीं के कारण परितंत्र में खनिज तत्वों का, या सीधा लिख दो, परितंत्र में पदार्थों का, पदार्थ में सब कुछ आ गया, पदार्थों का चक्रण होता है, साइकिलिंग होती है, चक्रण होता है, साइकिलिंग होती है। ये लाइन समझिए, केवल यहां लिख लो, अभी मैं समझा रहा हूं आगे। इस लाइन को यहां केवल लिखना है। इन्हीं के मतलब अपघटकों के कारण, डिकम्पोजर के कारण जो हमारा इकोसिस्टम है, परितंत्र है, इसके अंदर पदार्थों का साइकिलिंग होती है, चक्रण होता है। इसका मतलब क्या है देखिए, ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है यहां समझिए। जैसे मान लीजिएगा, आराम से समझो, ये मिट्टी है, मृदा है। ये क्या है दोस्तों? ये मृदा है। ये लो मैं लिख देता हूं सॉइल, मृदा। और इस मृदा के अंदर ये है कार्बन तत्व। क्या है? कार्बन तत्व है। और ये उग गया कोई पौधा। ये क्या है? पौधे हैं। तो मृदा से कार्बन को कौन लेगा? पादप लेगा, पादप में जाएगी। ठीक है, इस पादप को कौन खाएगा? तो पादप को खाएगा जंतु। तो कार्बन बोलो कहां पहुंच गई? कार्बन पहुंच गई जंतुओं के शरीर में। भाई जंतु ने पौधे को खाया तो पौधे में कार्बन है, तो कार्बन जंतु के शरीर में आ गया। ठीक है, जंतु क्या हो गया दोस्तों? मृत हो गया, मर गया। मृत हो गया तो कौन आएंगे? अपघटक आएंगे। कौन आएंगे? अपघटक आएंगे, यानी कि डिकम्पोजर आएंगे। डिकम्पोजर आएंगे तो ये क्या करेंगे? मृत जीव के शरीर का अपघटन, मृत जीव के शरीर का क्या कर देंगे? शरीर का अपघटन। मृत जीव के शरीर का क्या कर देंगे? अपघटन। जैसे अपघटन करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, इस जीव के शरीर से फ्री हो जाएगा। मुक्त होने के बाद कार्बन वापस कहां पहुंच जाएगा? मृदा में पहुंच जाएगा। मुक्त होने के बाद कार्बन वापस कहां पहुंच जाएगा? मृदा में पहुंच जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये साइक्लिंग हो रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? कार्बन चक्रण भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो चक्र हमारे परितंत्र में होते हैं, जिनमें जीव जंतु और मृदा, देखो भू भूमि मृदा पादप यानी कि जीव और जंतु दोनों भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक। ऐसे चक्र जो प्रकृति में होते हैं, परितंत्र में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? हाँ ओके शुभम, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इस तरह के जो चक्र होते हैं जिनमें भू भूमि, जैव यानी कि जीव, पौधे, जंतु, भू भूमि, रसायन यानी जैसे कार्बन तत्व, तो जीव जंतु, भूमि और रसायन तत्व जिन चक्रों में भाग लेते हैं वो चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। तो हमारे परितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र संपन्न होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? ये अपघटक के कारण ही होते हैं। तो आपसे सीधा कहेंगे अपघटक के नहीं होने से निम्न में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो हम कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र, या कहेंगे खाद्य पदार्थों का क्या? चक्रण। ठीक है, तो अपघटकों की अनुपस्थिति में जैव भू रासायनिक चक्र संपन्न नहीं होंगे।
निम्न में से किसे हमारे परितंत्र का सफाई कर्मी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सफाई कर्मी? तो दोस्तों कहा जाता है अपघटकों को। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्या क्या अपन ने बात की है, फटाफट से एक बार आपको बता देता हूं। हमने कल की पहली क्लास में अपन ने बात कर ली थी कि संरचना क्या है, प्रकार क्या है, इकोसिस्टम क्या है, परितंत्र क्या है, ये सारी बात कर ली थी। फिर घटकों की संगठन की बात कर ली थी, फिर हम उसके घटक पढ़ रहे थे। तो आज घटकों की हमने चर्चा की। पहला घटक जैविक में उत्पादक, उत्पादक के बारे में अपन ने सारी बात की, पेड़ पौधों के बारे में बात की अपन ने। फिर इसके बाद में ये पूरा मैटर पढ़ते हुए अपन ने बाद में बात की उपभोक्ता के बारे में, यानी कंज्यूमर के बारे में। फिर हमने देखा 3 प्रकार के कंज्यूमर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के, ये सारा। फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, कंज्यूमर में प्राथमिक की पूरी डिटेल अपन ने देखी, जिसमें मैंने मधुमक्खी को आपको महत्वपूर्ण बताया। फिर द्वितीयक उपभोक्ता देखा, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर ये सर्वहारी होते हैं, ठीक है, मनुष्य इसका उदाहरण है, कुत्ता भी इसका उदाहरण है। फिर ये बीच में एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया पिटारी पादप का। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता की अपन ने बात की। तृतीयक उपभोक्ता में देखा अपन ने कि कौन कौन तृतीयक उपभोक्ता के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ये सारी अपन ने बात की। ये महत्वपूर्ण बात बताई मैंने कि ये टॉप कंज्यूमर होते हैं। वो सीधा पूछेगा परितंत्र में टॉप कंज्यूमर कौन है, तो टर्सरी कंज्यूमर है भैया, तृतीयक उपभोक्ता है। फिर हमने बात की जैविक घटक में लास्ट तीसरा अपघटक, सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के शरीर को सड़ा गलाकर और उनको वापस से परितंत्र में मुक्त कर देते हैं, वो कहलाते हैं अपघटक। एग्जाम्पल कौन, जीवाणु और कवक। और इन्हीं के कारण परितंत्र में क्या होता है, पदार्थों का चक्रण होता है। महत्वपूर्ण बात, और चक्रण का नाम भी बताया मैंने, जैव भू रासायनिक चक्र। यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र जो संपन्न होते हैं वो अपघटकों के कारण ही संपन्न होते हैं। क्या होगा यदि परितंत्र में अपघटक नहीं होंगे तो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होंगे। जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होंगे तो तत्वों का या पदार्थों का चक्रण नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फटाफट से कमेंट्स कर दो कैसी लगी क्लास। जिन्होंने आपकी क्लास ली ओके चालू करिए, थैंक यू, नाइस क्लास सर, ओके धन्यवाद। ठीक है, चलिए समय हो गया और कल मिलेंगे। इससे आगे का जो पोर्शन है, अब अपना जो आगे का पोर्शन बच गया, कल वाली क्लास में, आगे वाली क्लास जो भी होगी उसके अंदर अपन जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा अपन किसकी करेंगे, वो चर्चा अपन करेंगे इसके अंदर एक तो खाद्य श्रृंखला की, फिर खाद्य जाल की, फिर ऊर्जा प्रवाह की, फिर ऊर्जा के पिरामिडों की। ये 4 टॉपिक जो हैं और आपके इसमें बच गए। ठीक है, 4 टॉपिक और आपके इसमें बच गए। ये 4 टॉपिक और करा के आज, हालांकि ज्यादा नहीं था मामला, आधे घंटे का मामला था, लेकिन आज क्लास भी लेट हुई थी, इस कारण से। प्रेस पीएसआई कह रहा है मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बंदे मादा, मादा तो होते नहीं है, ठीक है, बंदे नर, जननक्षम मादा, जननक्षम नर। ध्यान रहे, ध्यान रहे, मधुमक्खी कॉलोनी में। बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कहां गया पेन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसने कहा कि मधुमक्खी की कॉलोनी होती है, ये मधुमक्खी की कॉलोनी बोले तो छत्ता। इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। एक तो होती है मादा, जिसकी कहते हैं रानी, रानी। एक होती है नर, और एक होती है श्रमिक, श्रमिक। इसके अंदर क्या होता है, ये रानी होती है, ये होती है मादा, और इसमें जनन क्षमता पाई जाती है, यानी ये अंडे देती है, और अंडे दे रही है मतलब जनन क्षम है। नर जो है ये क्या होते हैं, नर जो है इनको राजा या ड्रोन भी कहते हैं इनको, ठीक है। नर जो है इनको ये जनन क्षम होते हैं, जनन क्षम। जनन क्षम का मतलब क्या हो गया कि नर अंडे का निषेचन करेंगे, और जैसे ही नर मक्खियां अंडे का निषेचन करेंगी, रानी मक्खी इनको भगा देगी। और ये जो श्रमिक होते हैं ये भी नर मक्खियां होती हैं, लेकिन ये बंदे होती हैं। क्या होती हैं, बंदे होती हैं। इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। इनका काम केवल छत्ते के अंदर या कॉलोनी के अंदर क्या करना होता है, भोजन उपलब्ध करवाना होता है। क्या करवाना होता है, भोजन उपलब्ध करवाने का काम होता है मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं सुरेश पीएसआई? जल्दी बता दे भाई, जल्दी बता दो सर, सुरेश को बता ही दो, 2 दिन से परेशान हो रहा है। हाँ बता दिया भाई, मैंने कमेंट्स नहीं देखा, मैंने अभी कमेंट्स देखा, कमेंट्स देखते तो मैंने बता ही दिया। मेरे सामने तो कमेंट्स ही पहली बार आया है। तो बंदे नर आपका विकल्प हो जाएगा, जिस तरह से आपने लिख के भेजा उसमें बी, ये बंदे नर हो जाएंगे। ठीक है, और बोलो किसी का कोई भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का कोई भी प्रश्न है, अगर साइंस को लेके, जनरल साइंस को लेके, तो आप पूछ सकते हो, फटाफट से पूछ लो। अभी तो ये लो टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो टॉपिक के बाहर का भी पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो आप चाहो तो। चलो ठीक है, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो। अरे पढ़ा करो, पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो। जूनियर अकाउंटेंट बनना है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना है, तो पढ़ना जरूरी है। अभी एक कमेंट्स देखा था, एक बालक कह रहा था कि एक कोई ठेकेदार है, तो ठेकेदारों ने ये कहा है कि भाई एग्जाम आगे पीछे होगी,
ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़ो, सीधी सीधी बात है। आप लोग तैयारी करो, एग्जाम तो होनी है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद। तैयारी ऐसी रखो कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन चौके छक्के आप ही उड़ा के आओ। भैया मेहनत करने वालों को सरकारी नौकरी मिलती है, खैरात में नहीं बटती है सरकारी नौकरी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज पर फालतू ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम 2 दिन लेट हो रही है, 2 दिन पहले हो रही है या सेम टाइम पे हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तैयारी कैसी है, वो तो होने वाली होके रहेगी, वो तो कहीं जाने से रही कि जो विज्ञप्ति निकल गई वो तो एग्जाम होके रहेगी, ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी क्या है, आप क्या कर पा रहे हैं, उस चीज पे ध्यान दो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ठीक है। एक क्लास इवनिंग में भी रख लो यार, वो भी थोड़ा संभव नहीं है ना, हमारा रिवीजन हो गया। ओके बिना, चलिए भैया, धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू।